हेलो डियर व्यूवर्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस सेशन का हमारा टॉपिक है द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह इस टॉपिक का तीसरा वीडियो है। इसके दो पार्ट को मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है और प्लेलिस्ट में है। आप लोग इस चैनल से जुड़कर सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से सीक्वेंस से देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल एबी जुडिशरी जोन। अब पढ़ लेते हैं। इसमें इस वीडियो में अध्याय 5 सेक्शन 60 से देखना था, देख लेते हैं इसको। अध्याय 5 में दे रखा है प्रकीर्ण। इसमें धारा है 16 से लेकर के 23 तक, 23 टोटल 23 धारा है इस एक्ट में। पढ़ लेते हैं धारा 16। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति, यानी कि यहाँ पे पावर है किसको, राज्य सरकार को। पढ़ लेते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजन के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे। यानी कि यहाँ पे ये एक्ट का नेम दे रखा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसकी धारा 10 में जो प्रयोजन दिया गया है, जो प्रक्रिया दी गई है, उसी के हिसाब से जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। आगे देख लेते हैं धारा 17 विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। पढ़ लेते हैं। यदि डीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम उपखंड मजिस्ट्रेट या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी की जो एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक की पक्ति से नीचे का न हो। यहाँ पे अथॉरिटी किसकी किसकी है, तो डीएम है, एसडीएम है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं और अन्य पुलिस अधिकारी जिनका रैंक एसपी से नीचे का न हो। इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझे यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा जो SC ST के सदस्य नहीं हैं और जो उसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान में निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या धमकी दी है और उसकी राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा और निवारक कार्यवाही कर सकेगा। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो लोग SC ST के सदस्य नहीं हैं, वहाँ पे बार बार आते जाते हैं या फिर वहाँ पे अपराध होने की संभावना है या फिर किसी ने धमकी दी है अपराध करने की, तो वहाँ पे डीएम या फिर एसडीएम या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट और कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक जो होते हैं उनसे नीचे का रैंक ना हो, कोई सूचना मिलता है तो उसमें जांच करेगा और जांच के बाद यदि विश्वास करने का कारण है उनको और पर्याप्त आधार है तो उस क्षेत्र को अत्याचार क्षेत्र घोषित कर सकेंगे तथा शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए और लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो वहाँ पे करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। सब क्लास 2 CRPC के अध्याय 8, 10, 11 अथवा उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए लागू होंगे। यानी कि जो CRPC दंड प्रक्रिया संहिता में अध्याय 8, 10, 11 है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो वो यहाँ पे उनके प्रयोजन जो भी हैं यहाँ पे लागू होंगे। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 3 राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक स्कीम यानी कि योजना बना सकेगी जो अत्याचारों के निवारण के लिए तथा SC ST के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए इस स्कीम के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि कोई भी योजना जिसकी ज़रूरत हो राज्य सरकार यहाँ पे बना सकेगा उपधारा 3 में। आगे देख लेते हैं। अब देखना है धारा 18, पढ़ लेते हैं इसको। अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता यानी कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है कि धारा 438 का लागू नहीं होना। धारा 438 में क्या है, अग्रिम जमानत। पढ़ लेते हैं इसको। CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले में लागू नहीं होगा। यानी कि इस एक्ट के तहत एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। आगे पढ़ लेते हैं धारा 18A, यह 2018 अमेंडमेंट के दौरान ऐड किया गया है। पढ़ लेते हैं। किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध FIR यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी।
यदि आवश्यक हो तो अन्वेषण अधिकारी को गिरफ्तारी से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि इस एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति FIR करता है तो तुरंत पुलिस अधिकारी उसको लिख लेगा, कोई भी प्रारंभिक जांच नहीं करेगा। और यदि वह गिरफ्तार करता है तो उसके पहले जो नियम बनाया गया है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए, ये यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे उसको कोई भी अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकता है। उपधारा 2, किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी CRPC की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे भी सेम चीज़ दे रखा है कि जो धारा 438 है, अग्रिम जमानत है, वो यहाँ पे भी लागू नहीं होगा। आगे है धारा 19, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंधों का लागू नहीं होना। यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि जो धारा 360 है, जहाँ पे अपराधी परिवीक्षा के बारे में बताया गया है, वो धारा यहाँ पे लागू नहीं होगी। पढ़ लेते हैं इसको। CRPC की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध 18 साल से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का दोषी पाया जाता है। यानी कि दोनों यहाँ पे हटा दिया गया कि जो CRPC की धारा 360 है और जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में जो उपबंध किया गया है, यदि कोई व्यक्ति 18 साल से अधिक का नहीं है तो यहाँ पे नियम लागू नहीं होगा, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का दोषी है। आगे देख लेते हैं। धारा 20, अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। देख लेते हैं इसको। इस अधिनियम के उपबंध जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगी। यानी कि यह एक्ट या विधि हर जगह लागू होगी, प्रभावी होगी, भले ही किसी अन्य विधि में या फिर रूढ़ि में या फिर प्रथा या में ऐसा इस बारे में कोई नियम बनाया गया हो जो कि असंगत हो। आगे देख लेते हैं धारा 21, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य। यानी कि सरकार का कर्तव्य है कि वह इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए क्या क्या कार्य करेगी। पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के नियमों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम को प्रभावी करने का उपाय करेगी। यानी कि राज्य सरकार यहाँ पर अथॉरिटी है जो कि केंद्रीय सरकार के नियमों के अधीन काम करती है। उपधारा 2, विशिष्ट और पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना निम्न उपाय किया जाएगा। कौन कौन सा उपाय किया जाएगा, पढ़ लेते हैं। पीड़ित व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना और विधिक सहायता देना। अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों और पीड़ितों की यात्रा और भरण पोषण के व्यय की व्यवस्था करना। आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था करना। समुचित स्तर पर समितियों की स्थापना करना। इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यकरण का समय समय पर सर्वेक्षण की व्यवस्था करना। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां SC/ST के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना है और सदस्यों की सुरक्षा का उपाय करना। यानी कि राज्य सरकार क्या क्या उपाय करेगी, तो जो भी पीड़ित या फिर आहत व्यक्ति हैं उनको न्याय प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी और विधिक सहायता देगी, तथा जो भी साक्षी और पीड़ित हैं उनकी यात्रा और भरण पोषण के खर्च की व्यवस्था करेगी और उनको आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था करेगी, तथा किसी भी समिति की ज़रूरत है तो वहाँ पे समितियों की स्थापना करेगी या फिर कार्यकरण का समय समय पर जो भी कार्य वहाँ पे हो रहा है सर्वेक्षण करेगी, देखेगी, तथा अन्य क्षेत्रों की पहचान करेगी जहाँ पर SC/ST के सदस्यों पर अत्याचार होता है या फिर होने की संभावना है। आगे देख लेते हैं। उपधारा 3, केंद्रीय सरकार ऐसे उपाय कर सकेगी जो राज्य सरकार उपधारा 1 में लागू करेगी। यानी कि जो उपधारा 1 यहाँ पे जितना भी दे रखा है राज्य सरकार नहीं करती है, जो भी नियम बचे हुए हैं वहाँ पे क्या करेगी, केंद्र सरकार वहाँ पे उपाय कर सकेगी। उपधारा 4, केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष संसद के पटल पर अपने राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों में किए गए उपाय की रिपोर्ट करेगी। यहाँ पे अथॉरिटी उपधारा 3 और उपधारा 4 में अथॉरिटी है केंद्र सरकार की। तो जो भी नियम बनाए जाएंगे उनको केंद्र सरकार प्रत्येक संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर रखेगी और अपना रिपोर्ट देगी।
अब देख लेते हैं धारा 22। इसमें है सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम के अधीन यदि कोई कार्यवाही सद्भावनापूर्वक या सद्भावना के आशय से की गई है तो कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सरकार के किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। यहाँ कहा गया है कि कोई भी कार्यवाही सद्भावनापूर्वक की गई है तो वहाँ पे कोई भी वाद, अभियोजन और विधिक कार्यवाही नहीं होगी। आगे देख लेते हैं धारा 23, नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। यानी कि यहाँ पे अथॉरिटी है केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार की नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। उपधारा 2, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन के लिए रखा जाएगा। यह अवधि 1 या 2 या अधिक सत्र में पूरी की जा सकेगी। यदि दोनों सदन नियम में परिवर्तन करने को सहमत हैं तो वह परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, तथा यदि सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाएगा तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात के विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि इसमें जो भी नियम बनाए जाएंगे केंद्र सरकार संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखेगी, जो कि 30 दिन के लिए होगा। 30 दिन के अंदर इनको अपनी सहमति देनी होगी। और यदि दोनों सदन यह सुनिश्चित करते हैं कि इस नियम में कोई परिवर्तन करना है तो ऐसे परिवर्तित रूप में ही नियम प्रभावी हो जाएगा। और यदि सुनिश्चित करते हैं कि इस नियम में कोई और परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए या फिर इसको निष्प्रभावी बनाना चाहिए तो यहाँ पे यह नियम निष्प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इसके पहले निष्प्रभावी जब होता है या फिर परिवर्तित होता है उसके पहले जो भी यहाँ पे कोई कार्य किया गया है तो उसकी विधिमान्यता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। धारा 23 तक था यह एक्ट समाप्त हो गया। इसमें अनुसूचियां दे रखी हैं, कुछ अनुसूचियों का यहाँ पे दे रखा है कि अपराध के नाम एवं दंड भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा कौन कौन सी आ जाएंगी अनुसूची में। यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं कौन कौन सी धारा है और उसमें क्या क्या है। यहाँ तक है 509 तक महिला का शीलभंग की इरादे से शब्द कहना, हाव भाव करना या फिर हरकत करना। लास्ट में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सी धारा में क्या दे रखा है इस एक्ट में। पहले टोटल जो भी अध्याय हैं 5, इनको रिवीजन कर लिया जाए। अध्याय 1 में है प्रारंभिक, इसमें धारा 1 से लेकर के 2 तक है। अध्याय 2 में है अत्याचार के अपराध जो कि धारा 3 से लेकर के 9 तक है। अध्याय 3 में निष्कासन दे रखा है धारा 10 से 13 तक। अध्याय 4 में विशेष न्यायालय एवं अनन्य रूप से विशेष न्यायालय धारा 14 से लेकर 15 तक। और अध्याय 4A आहतों व गवाहों के अधिकार जो कि है धारा 15A में। अध्याय 5 में प्रकीर्णन दे रखा है जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, धारा 16 से लेकर के 23 तक है। अब देख लेते हैं कौन सी धारा में क्या दे रखा है रिवीजन के लिए। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, जैसा कि हर अधिनियम में दिया रहता है। धारा 2 में है परिभाषाएं। धारा 3 देख लेते हैं। अध्याय 2 आ जाता है, 1 और 2 में प्रारंभिक था। अध्याय 2 में क्या था, अत्याचार के अपराध जो कि धारा 3 से लेकर 9 तक था। देख लेते हैं। धारा 3 में है अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। धारा 4 में है कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। धारा 5 पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। धारा 6 IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों का लागू नहीं होना। धारा 7 में है कुछ व्यक्तियों की संपत्ति का समाहरण यानी कि जब्ती। धारा 8 में है अपराधों के बारे में उपधारणा। धारा 9 है शक्तियों का प्रदान किया जाना। आगे देख लेते हैं इसको। अध्याय 3 में निष्कासन था धारा 10 से लेकर 13 तक। धारा 10 में है ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। धारा 11 किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के बाद उसमें पुनः प्रवेश करने की दशा में क्या प्रक्रिया होगी ये दे रखा है। धारा 12 में है ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है माप और फोटो इत्यादि लेना, तो धारा 12 में है माप और फोटो। धारा 13 में है धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए दंड, यानी कि जो धारा 10 के नियम का अनुपालन नहीं करता है उसको दंड दिया जाएगा। यह धारा 13 में। आगे देख लेते हैं धारा 14। अध्याय 4 आ गया यहाँ पे। इसमें सेक्शन है 14, 14A तथा 15। देख लेते हैं।
धारा 14 में है विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय। धारा 14A में है, जो कि 2015 संशोधन के दौरान जोड़ा गया है, अपीलें। यहाँ पे धारा 14 में हो गया विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, और धारा 14A में हो गया अपीलें। आगे देख लेते धारा 15, इसमें है विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक। अब आ जाता है अध्याय 4A, जिसमें एक केवल है धारा 15A। इसमें दे रखा है आहतों और गवाहों के अधिकार क्या क्या होंगे, दे रखा है 15A में। धारा 16 में है राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति, जो कि अध्याय 5 में है। अध्याय 5 में प्रकीर्ण दे रखा है और इसमें सेक्शन है 16 से लेकर के 23 तक। धारा 17 में है विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्य या फिर कार्यवाही। धारा 18 में है अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना। धारा 18A किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना। धारा 19 इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंधों का लागू न होना। धारा 20 में है अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना, यानी कि इसका प्रभाव हो जाएगा इस एक्ट का। आगे देख लेते हैं धारा 21, इसमें है अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य। धारा 22 में है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, और धारा 23 में है नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की है। यह एक्ट अब यहाँ पे पूरा समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम और उसके नोट्स को देखेंगे। धन्यवाद।